वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें जो अपना नया टॉपिक पढ़ना है उसको है डिज़ाइन ऑफ बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हमको बीम की डिज़ाइन पढ़नी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और लिमिट स्टेट मेथड से। तो आज हमारा जो पहला मेथड स्टार्ट हो रहा है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज़ बीम, बीम क्या होती है। उसके बाद हम उसके डिज़ाइनिंग पे जाएंगे, किस किस प्रोसीजर से डिज़ाइनिंग करना वो हम जानेंगे। तो बीम की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। बीम इज़ ए हॉरिजॉन्टल structural element that withstands for vertical loads, shear force and bending moment. The load applied to the beam results the reaction at the सपोर्ट ऑफ द बीम, क्योंकि बीम पे जो लोड अप्लाइड होता है उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आते हैं कि उसके रिएक्शंस सपोर्ट्स पे आते हैं। द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बीम इज टू प्रोड्यूस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जो टोटल फोर्स हमारे बीम पे एक्ट करते उससे क्या जनरेट होता है हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम। उसके टर्म में क्या हमारा इंडीड इंट्रोड्यूस्ड होता है इंटरनल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हमारा कितना हो रहा है इससे हमें पता चलता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया हमारा बीम का। अब बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय डिज़ाइन ऑफ बीम। अगर कोई आपसे ये कहता है कि व्हाट डू मीन बाय डिज़ाइन ऑफ बीम, डिज़ाइन ऑफ बीम से समझते क्या है, तो जब भी डिज़ाइन की बात करेगा और बीम की डिज़ाइन की बात करेगा तो जनरली जैसे कि एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं कि जैसे हम किसी कमरे में आए, हमसे किसी ने एज ए इंजीनियर पूछा कि व्हाट डू मीन बाय डिज़ाइन, इस कमरे की डिज़ाइन बताइए। तो डिज़ाइन में हम क्या बताएंगे, उस कमरे की विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है। अगर बहुत और अंदर वो और डीपली जाना चाहता है तो एरिया ऑफ स्टील कितना लगा हुआ है, इसमें कंक्रीट कितनी लगी हुई है, यही सब हमारा क्या होता है डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन से बेसिकली जो हमें डिज़ाइन पढ़ना है बीम में, वो क्या पढ़ना है, डिज़ाइन का मतलब कि विड्थ ऑफ द बीम हमें निकालना है, डेप्थ ऑफ बीम निकालना है और एरिया ऑफ स्टील उसमें कितना इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमें बताना है। तो ये मैं आपको छोटा सा एक बीम का, जैसे ये मान लीजिए बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम है हमारा, ये दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या, कि जहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जोन कॉम्प्रेशन जोन, नीचे वाला जोन टेंशन जोन। ठीक, अब समझने की कोशिश करेगा। ये हमने बार लगाया, ये हमने क्या करते हैं, हम जो रिइंफोर्समेंट बार है टेंशन जोन में जो लगाया हमने, उसको थोड़ा सा हम ऊपर से लगाते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। तो ये जो रिइंफोर्समेंट के आधे से और ये कॉम्प्रेशन के टॉप फाइबर की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, ये जो टोटल दूरी होती है ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरऑल डेप्थ। ठीक, अब समझने की कोशिश करिएगा। इस बार, ये जो हमारा रिइंफोर्समेंट बार है उसके एकदम नीचे से और ये नीचे जो स्पेस खाली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। और ये रिइंफोर्समेंट के आधे से टॉप तक की दूरी इफेक्टिव डेप्थ और इसके आधे से नीचे तक की दूरी उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। तो ये हमारा एक जनरल सा टर्म है कि किसको हम इफेक्टिव कवर बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ। ये बीम है, एक न्यूट्रल एक्सिस काम करता है, तो ऊपर इसका कॉम्प्रेशन जोन और नीचे इसका टेंशन जोन काम करता है। अभी इसको हम डिटेल में आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब आते हैं कि वो डिज़ाइन मेथड्स ऑफ बीम, मतलब बीम को किस किस मेथड से डिज़ाइन करना है, या इसको डिज़ाइन फिलॉसफीज भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में चेंज आता है एग्जाम में, डिज़ाइन फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं। डिज़ाइन फिलॉसफी, वही मेथड्स कौन कौन से आज तक अडॉप्ट किए गए हैं बीम को डिज़ाइन करने के लिए। जो सबसे ओल्डेस्ट और पुराना मेथड है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। उसके बाद यूएलएम मेथड आया, अल्टीमेट लोड मेथड, और थर्ड आया लिमिट स्टेट मेथड, जो कि आजकल हमारा लिमिट स्टेट मेथड चल रहा है। डब्ल्यूएसएम और यूएलएम में कुछ कमियाँ थी, जो इन कमियों को दूर करते हुए हमने लिमिट स्टेट मेथड को निकाला है। तो हम थोड़ा सा डिज़ाइन फिलॉसफीज के बारे में पढ़ लेते हैं। डिज़ाइन फिलॉसफीज में क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पहले, वर्किंग स्ट्रेस मेथड विच इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। ठीक, इट एज्यूम दैट द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील डज नॉट एक्सीड देयर अलाउबल लिमिट एट सर्विस लोड। अलाउबल का मतलब कहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट, तो उसकी कुछ मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करते हैं। दिस मेथड इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। ये जो मेथड था वो सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर किस पे दे रहा था, वर्किंग लोड पे दे रहा था, सिर्फ वर्किंग लोड पे दे रहा था, बट गिव नो इंडिकेशन ऑफ द एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स। मतलब ये जो मेथड था कोई इंडिकेशन या एक्चुअल मार्जिन नहीं बताता था अगेंस्ट कोलैप्स। अगर हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स करने वाला है तो इसके बारे में कोई भी जानकारी ये नहीं दे पाता था। ठीक है, अब आते हैं, एज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली
अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट प्रिडिक्टेड, क्योंकि अल्टीमेट लोड कितना एक्यूरेट आ रहा है हमारे बीम पे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो देयर आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड बॉट विच इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट अल्टीमेट लोड। तो उसके बाद एक मेथड आया अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, वही यूएलएम मेथड इसको बोलते हैं हम लोग। अल्टीमेट लोड मेथड भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड भी बोलते हैं, जो कि ये उसने ये जानने की कि वो किस पे बेस्ड था, विच इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट अल्टीमेट लोड। इट प्रोवाइड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड था, यूएलएम मेथड था, ये रियलिस्टिक असेसमेंट करता था एंड डिग्री ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स के बारे में ये पूरी जानकारी देता था, उसके अगेंस्ट कितनी डिग्री ऑफ सेफ्टी रखनी है वो बताता था। बट मे लीड टू ए कंडीशन एडवर्सली अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्क सर्विस लोड। लेकिन ये जो मेथड था ये सर्विस लोड के बारे में एडवर्सली इफेक्ट है, मतलब वो नहीं बता पाता था। बट मे लीड टू ए कंडीशन एडवर्सली अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट सर्विस लोड, मतलब जो यूएलएम मेथड है वो सर्विस लोड के बारे में कुछ क्लियर हमको जानकारी नहीं दे पाता था। अब ये लाइन जो पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, WSM डिज़ाइन इंश्योर्स सेटिस्फैक्ट्री, इंश्योर्स मतलब कि 100%। इंश्योर का मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज़ आपको इंश्योर करते हैं उसका मतलब कि वो 100% सही है। यानी WSM डिज़ाइन इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर एट वर्किंग लोड, यानी WSM डिज़ाइन था वो सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उसका मतलब जो बिहेवियर था सेटिस्फैक्ट्री था किस पे, वर्किंग लोड पे। बट एज्यूम्स टू पॉसेट एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स, पर ये माना जा सकता था कि ये एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी दे सकता है अगेंस्ट कोलैप्स, पर ये माना जा सकता है, ना कि इंश्योर किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पे WSM ने इंश्योर क्या किया कि सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर वर्किंग लोड पे है और एज्यूम टू पॉसेस एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स, ये माना। बट वेयरएज यूएलएम डिज़ाइन इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स, लेकिन जो हमारा यूएलएम मेथड था उसने इंश्योर किया कि जो हम जिस मेथड से डिज़ाइन करेंगे तो कोलैप्स के अगेंस्ट क्या है, सेफ्टी एकदम 100% रहेगी। एंड एज्यूम्स, अब इसने यहाँ क्या एज्यूम किया, टू बिहेव सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर एट वर्किंग लोड। यानी आपने देखा कि जो इसमें कमी थी उसको यूएलएम ने दूर किया, जो यूएलएम में कमी थी उसको WSM ने दूर किया, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कमियां रह गई। ध्यान दीजिएगा, वेयर यूएलएम डिज़ाइन इंश्योर, जहां इंश्योर की बात आई मतलब 100% श्योर है, एडिक्वेट सेफ्टी कोलैप्स में दिया। बट यहाँ इसने माना है यूएलएम ने कि एज्यूम टू बिहेव सेटिस्फैक्ट्री, एज्यूम है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट लोड इस मेथड में जो भी कमियां हुई उसको दूर करके हमने क्या बताया, लिमिट स्टेट मेथड बनाया। तो देखिए द फिलॉसफी ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन रिप्रेजेंट्स ए डेफिनिट एडवांसमेंट ओवर अ ट्रेडिशनल मेथड। ये जो ऊपर वाले दोनों मेथड उसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। लिमिट स्टेट एम्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैशनल सोल्यूशन टू डिज़ाइन प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग सेफ्टी अगेंस्ट अल्टीमेट लोड। क्या क्या LSM ने क्या किया, क्या कंसीडर किया, सेफ्टी अगेंस्ट अल्टीमेट लोड एंड सर्विसिबिलिटी अगेंस्ट वर्किंग लोड, यानी लिमिट स्टेट मेथड ने क्या किया कि सेफ्टी अगेंस्ट अल्टीमेट लोड को डिजाइन किया और सर्विसिबिलिटी अगेंस्ट वर्किंग लोड, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वर्किंग लोड पे कितना सर्विसेबल है, कितनी देर तक ये सर्विसेबल है उसकी जानकारी दी। तो इन दोनों मेथड्स को दोनों क्या मतलब तीनों मेथड्स में हमें क्या क्या डिफरेंसेस है मैंने बता दिए। इसको हम डिज़ाइन फिलॉसफीज बोलते हैं। सबसे पहले हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया, उसके बाद हमारा अल्टीमेट लोड मेथड आया, और जो फाइनली आजकल एडॉप्टेड मेथड चल रहा है वो हमारा क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, अब बात आती है कि क्या क्या अजम्पशंस हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो कुछ अजम्पशंस हैं, हम इसको देख लेते हैं। बोल रहा है ए सेक्शन विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। कोई सा सेक्शन जो पहले भी प्लेन था बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर द बेंडिंग। सेकेंड, द स्टील एंड द concrete and steel reinforcements are well bonded together. Concrete और steel reinforcement are well bonded together. ठीक, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील एंड नन बाय कंक्रीट। मतलब जो भी टेंसाइल स्ट्रेस लिया जाता है वो सिर्फ स्टील के द्वारा लिया जाता है और कंक्रीट के द्वारा कुछ नहीं लिया जाता है। यानी कंक्रीट जो हमारा स्ट्रांग होता है कॉम्प्रेशन में होता है, टेंशन में हम कंक्रीट को कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं कि कोई भी स्ट्रेस लेगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो स्टील और कंक्रीट की बनेगी अंडर वर्किंग लोड वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, अभी जो मैं आपको एनालिसिस में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ES एंड
कंक्रीट ईसी आर कांस्टेंट है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और स्टील तो क्या होगा, दोनों कांस्टेंट होंगे। देयर इज नो इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन करेंगे अपने कंक्रीट को या अपने पूरे बीम को, तो इन सब चीज़ों को हम पहले से वेल एक्सप्लेन्ड मानेंगे कि मतलब अगर देर इज नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब कोई भी इनिशियल स्ट्रेस हमारा स्टील और कंक्रीट पे नहीं लग रहा है। अब हम छोटी सी एक बात करते हैं बीम। तो बीम को हमको डिजाइन क्या करना है, सिंगली रिइंफोर्स्ड और डबली रिइंफोर्स्ड, दो तरह की बीम हमको डिजाइन करनी है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सिंगली का मतलब एक, रिइंफोर्समेंट का मतलब सरिया, और सेक्शन का मतलब वो पूरा क्रॉस सेक्शन हमारा, ठीक। डबली मतलब क्या, दो, रिइंफोर्स का मतलब सरिया, सेक्शन का मतलब पूरा वो क्रॉस सेक्शन है। तो देखिए मैंने इसको एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बता दिया, व्हेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन, व्हेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन, जब हम टेंशन जोन में देंगे, यानी अगर आपका ये कोई अगर एक बीम है, ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये कॉम्प्रेशन जोन, ये टेंशन जोन, यानी जब हम सिर्फ टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट देंगे, सरिया देंगे, तो उसको हम सिंगली रिइंफोर्स बोलेंगे। और जब हम डबली रिइंफोर्स क्या है, व्हेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन एज वेल एज कॉम्प्रेशन, यानी रिइंफोर्समेंट अगर टेंशन जोन में भी दिया जाए और साथ ही साथ कॉम्प्रेशन जोन में भी दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, जो कि उनके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन है, बाकी जब हम सिंगली पढ़ेंगे, डबली पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम अपनी चीज़ों को आगे एलोबरेट करते जाएंगे। तो अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एक बीम है, ये आपका विड्थ ऑफ द बीम है, ये इफेक्टिव डेप्थ, मैंने क्या बताया, सरिये के आधे से लेकर टॉप तक की दूरी इफेक्टिव डेप्थ होती है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। मैंने अभी आपको उसमें पढ़ाया था, किसमें, आपका एजम्पशंस में, कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है। तो देखिए सब ये क्या जा रहा है, लीनियर जा रहा है, ठीक। यहाँ एप्सिलॉन एससी है, ये एप्सिलॉन एसटी है, ये सिग्मा सीबीसी है, ये सिग्मा एसटी बाई एम है, ठीक है, सिग्मा एस टी बाई एम है, ठीक। अब क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक डायग्राम है इसका। फिर देखिए, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द बीम, डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एम इज मॉडुलर रेशियो, एम इज मॉडुलर रेशियो, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सीबीसी। अभी ये एम क्यों लगा है ये भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। सिग्मा सीबीसी क्या है, जो सिग्मा सीबीसी ये है हमारा, ये क्या है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये ऊपर वाले जोन में हमेशा मानते हैं कंक्रीट स्ट्रांग होता है, यानी कंप्रेशन जोन है, ये नीचे टेंशन जोन है। तो टेंशन जोन में स्टील स्ट्रांग होता है और कंप्रेशन जोन में कंक्रीट स्ट्रांग होता है, ठीक। सिग्मा एस टी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, एप्सिलॉन एस टी क्या होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, और एप्सिलॉन एस टी क्या होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील। अब आता था सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो जो सिग्मा सीबीसी होता है डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कोड ने एक वैल्यू इसकी डायरेक्ट दी हुई है कि अगर सिग्मा सीबीसी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट 15 है, 20 है, 25 है, 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा सीबीसी की जो वैल्यू होगी, M15 के लिए 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M25 के लिए 8.5 न्यूटन mm स्क्वायर, और M30 के लिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं होगी WSM के केस में, ठीक। अब आता है सिग्मा एस टी, ये डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो ग्रेड ऑफ स्टील देखिए मैंने बगल में लिखा है, फिर 250, 415 और 500, ठीक। उसके लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और फिर 500 के लिए 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको IS कोड में आपको डिटेल में आपको दिया हुआ है, ठीक। अब बात आती है कि बीम की, बीम को हमको डिज़ाइन करना है, आपको भी पता है बीम में डिज़ाइन करना है। तो बीम में हमें करना क्या क्या है, सबसे 3 चीज़ें हमें निकालनी है, या 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कि उस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। सेकंड, फाइंड आउट स्ट्रेसेस इस बीम, बीम में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो हम निकाल सकते हैं। और तीसरा, डिज़ाइन ऑफ बीम, और जब भी डिज़ाइन ऑफ बीम की बात करेगा तो बी निकालना होगा, विड्थ ऑफ सेक्शन, डी इफेक्टिव डेप्थ, और एरिया ऑफ स्टील उसमें कितना लग रहा है, ठीक।
चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने बीम के एनालिसिस की तरफ। तो हमको निकालना होगा पहले सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, जिसको हम एक्सिस से डिनोट करते हैं। ठीक, हमने एक फिगर बनाया आपको देखिए। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस से टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर तक की दूरी एक्स है, ये बी, ये रिइंफोर्समेंट से आधे तक की दूरी डी। ठीक, ये ए एस टी क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्टील ए एक्स है। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, डी में से एक्स से घट जाएगा तो ये हमारी डी माइनस एक्स से हो जाएगी। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं, देखिए, इट इज कैलकुलेटिंग बाई इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया, यानी एरिया का क्या कर लेना है, मोमेंट ले लेना है ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यानी बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के एरिया का मोमेंट लेके इसको कंपेयर कर देना है। तो हमारा यानी कॉम्प्रेशन जोन या टेंशन जोन, इधर एरिया का मोमेंट लेके और इधर एरिया का मोमेंट लेके दोनों को इक्वेट कर देना है। तो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स से निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं ऑन कॉम्प्रेशन साइड, यानी कॉम्प्रेशन साइड ऊपर वाला है, कॉम्प्रेशन साइड ऊपर वाला है, तो एरिया का मोमेंट, यानी पहले एरिया निकाल लें और देख लें कितने दूर पे सेंट्रॉइड काम करता है इसका। तो इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, बी इंटू एक्स ए। तो ये क्या हो गया, बी इंटू एक्स ए इसका एरिया हो गया। एरिया का मोमेंट लेना, तो मोमेंट लेना, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ काम करेगा, आधे पे काम करेगा। तो एक्स ए बाई टू, एक्स ए बाई टू, तो क्या हो गया, कॉम्प्रेशन साइड में क्या होगा, बी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई, तो ये बी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई टू कॉम्प्रेशन साइड में होगा। अब हम बात आती है टेंशन साइड, बात आती है टेंशन साइड। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ऊपर कंक्रीट है और नीचे हमारा स्टील है और कंक्रीट बोथ है। तो ये हमारा होमोजेनियस सेक्शन तो हुआ नहीं, ये हेट्रोजेनियस सेक्शन हुआ। तो हमको इसको इस कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए इस टोटल एरिया को, मतलब ये कंक्रीट है और यहाँ स्टील और कंक्रीट दोनों है, पर ये नीचे वाले सेक्शन को इक्विवेलेंट टू कंक्रीट बनाने के लिए हमने मॉड्यूलर एम का गुणा हो जाता है किस में, एरिया ऑफ स्टील में। क्वेश्चन करना, निकालना क्या है हमको, एरिया का मोमेंट निकालना। तो एरिया का मोमेंट ए एस टी हो गया, पर हमने एम क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि इसके हमने इसको इक्विवेलेंट बना दिया, इसके हमने इक्विवेलेंट बनाने के लिए एम का गुणा कर दिया, मॉड्यूलर रेशियो ई एस टी। और सेंट्रॉइड की दूरी कितनी है, न्यूट्रल एक्सिस इसकी दूरी कितनी है, डी माइनस एक्स ए, तो डी माइनस एक्स ए। तो ये क्या हो गया, एरिया का क्या हो गया, मोमेंट हो गया, एरिया का मोमेंट हो गया। तो बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया किसका, ये हमारा इक्वेशन आ गया आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन में इसको रख के एक्स से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए। क्या होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, तो हम एक फिगर बनाएंगे, ये स्मॉल डी। अब यहाँ से जो ये न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक की दूरी है एक्स ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी माइनस एक्स ही हो जाएगी। और ये स्ट्रेस डायग्राम सिग्मा सी बी है, सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक, अब एक ट्रायंगल बनाना ए बी सी और डी सी ई। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी और डी सी ई, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एक्स सी, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एक्स, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो इसका क्या लेंगे, सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एक्स सी। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी माइनस एक्स सी को इधर लाएंगे और सिग्मा सी बी सी को इधर लाएंगे। हमने किया, सिग्मा एस टी बाई एम है, ये एम नीचे आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना, डी माइनस एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d अपॉन एक्स सी हो जाएगा, ये एक्स सी अपॉन एक्स सी क्या 1 हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा एस टी एम सिग्मा सी बी सी। अब इस -1 को इधर प्लस कर देंगे, इधर जब प्लस करेंगे तो हम इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी। तो फिर जो हमारा इक्वेशन है सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी। अब इसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। तो ये एक्स ऊपर जाएगा, डी नीचे आएगा, एक्स ऊपर गया नीचे, सेम ही ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स सी बराबर, इसको ये के हो गया और ये इसको हमने डी मान लिया। तो ये एक्स सी का जो हमारा फॉर्मूला आ गया एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। अब इस पूरे इक्वेशन को हमने के मान लिया कांस्टेंट, तो एक्स सी बराबर के इंटू डी आ गया है। तो हमने अभी दो फॉर्मूले अपने निकाल लिए कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। ये भी हमें न्यूमेरिकल में लगेगा, तो अभी हम न्यूमेरिकल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब आता है एक चीज़ हमारा कि अब हमारा एक टर्म आता है लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, तो लीवर आर्म देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है आपको, वही है पुराना फिगर। तो यहाँ पे ये टेंसाइल फोर्स का हमारा जो क्या नाम है कि सेंट्रॉइड काम कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए हमने अगर ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है स्ट्रेस का, तो यहाँ मान लिया हमने कि सी हमारा टेंसाइल फोर्स का सेंट्रॉइड यहाँ काम कर रहा है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, अगर ये पूरी दूरी है तो कितनी दूरी पे काम करेगा, एक्स ए बाई 3 पे काम करता है, ये आपको पता है ट्रायंगल का रूल है। तो जो लीवर आर्म होता है वो इस सी और इस डी के बीच की दूरी होता है। अगर ये पूरी दूरी हमारी डी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया डी है, और
ये दूरी x/3 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, d में से x/3 घट जाएगा, तो c और t के बीच की दूरी d माइनस x/3 होगी। इसी को हम लीवर आर्म करते हैं। तो मैंने लिखा भी है, डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स का जो सेंट्रोइड है, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे से ये लिख सकते हैं सेंट्रोइड ऑफ, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स इज नोन एज लीवर आर्म। हमने माना कि सी यहाँ पे टोटल सेंट्रोइड सी यहाँ लग रहा है और टी का हमारा ये यहाँ ही लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। ठीक, जो कि d माइनस x/3 आ रहा है आपका। अब आते हैं अपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो फाइनल हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम पे निकालना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कॉम्प्रेशन साइड से भी निकल सकता है और टेंशन साइड से भी निकल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कॉम्प्रेशन साइड से। ऑन कॉम्प्रेशन साइड तो mr मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, c के नीचे का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रेशन साइड, और ऑन टेंशन साइड t हमने नीचे लगा ऑन टेंशन साइड। तो जो कॉम्प्रेशन साइड से निकलता है एमआरसी, और उसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कॉम्प्रेशन साइड टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो एमआरसी का फॉर्मूला क्या होगा, सी टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब टेंशन साइड से क्या होगा, एमआरटी, तो यानी टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो टोटल टी क्या हो गया, टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होगा, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होगा, वो भी हमको निकालना है। तो देखिए फिर फिगर आपका सेम वही, ये कॉम्प्रेशन है, ये टेंशन है, ये AST है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये दूरी आपकी, ये आपकी दूरी क्या है, ये इसके हाफ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है कि स्मॉल d है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है। ठीक है, ये दूरी x से है, ये दूरी सेंट्रॉइड इसका जो c पे काम कर रहा है x/3 पे काम कर रहा है, तो ये दूरी x/3 होगी। ये सिग्मा CBC हो गया, ये सिग्मा ST/m हो गया, ये c हो गया, ये t हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी d माइनस x/3। तो हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे निकालना है टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, c और t निकाल देंगे और उस फॉर्मूले में रख लेंगे, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा कॉम्प्रेशन साइड से और टेंशन साइड से। तो c निकालते हैं, c हमारा क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना हो गया, हाफ सिग्मा CBC इंटू XA, ठीक, इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना लग रहा है हमारा, कॉम्प्रेसिव फोर्स पे सिग्मा CBC क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो गया कॉम्प्रेशन का, C की फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ BXA सिग्मा CBC। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं BXA सिग्मा CBC/2, सेम चीज़ है। तो C की जगह हमारा ये हमने ये वैल्यू रख दी, और लीवर आर्म की जगह हमने क्या रखा, d माइनस XA/3। तो हमारा फॉर्मूला आ गया कॉम्प्रेसिव फोर्स का BXA इंटू सिग्मा CBC/2 ब्रैकेट में d माइनस XA/3। ठीक, अब इसी तरह टोटल टेंसाइल फोर्स, फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया से कितना आ रहा है नीचे साइड का, आपको नीचे साइड का एरिया क्या पता है, AST, एयर ऑफ स्टील क्या हो, AST, और स्ट्रेस इस पे कितना लग रहा है, सिग्मा ST। स्ट्रेस इसमें नीचे की साइड स्ट्रेस कितना आता है, सिग्मा ST। तो टोटल टेंसाइल फोर्स क्या हो गया, AST इंटू सिग्मा ST, ये हमारा T हो गया, और इंटू लीवर आर्म से हमने गुणा कर दिया, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेंशन साइड निकल गया। तो ये हमारा दो बेसिक फार्मूला हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला कि क्या फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से कोड ने 3 केसेस बताए कि एक बैलेंस सेक्शन कब होगा, कब अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, कब ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा, फिर उसके हिसाब से हम ये फार्मूला उसको लगाएंगे। हाँ, लेकिन जब भी कॉम्प्रेशन की बात करेगा तो यही फार्मूला आएगा, बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड सिंगली रिइंफोर्स का, बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सिंगली रिइंफोर्स का वर्किंग स्ट्रेस मेथड से टेंशन साइड से ये आएगा, कॉम्प्रेशन साइड से ये फार्मूला, हमेशा ये फार्मूला यूज होगा। अब हम अपना अगले इसकी तरफ चलते हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं। तो केसेस के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस सेक्शन, फर्स्ट इज बैलेंस सेक्शन, सेकेंड इज अंडर इन्फोर्स सेक्शन। तो हम एक बार समझते हैं बैलेंस सेक्शन होता क्या है। तो नाम ही आपको बता रहा है, ए सेक्शन इज दैट इन विच स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। मतलब कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेस अपने परमिसिबल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंचे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है, उसमें एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ बराबर होता है, स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस दोनों बराबर होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील ये बराबर होता है। हमने इसको एक्चुअल माना है, इसको परमिसिबल माना है। ठीक,
तो जब बैलेंस सेक्शन की बात आएगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की, तो कोई फॉर्मूला लगा लीजिए, C इंटू एल ए टी इंटू एल ए, क्योंकि दोनों XA और XC दोनों हमारा बराबर है, सारे इक्वेशंस बराबर हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले लगा के हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये सेक्शन है एक, ठीक, बैलेंस सेक्शन होगा तो क्या हमारा बनेगा, XA बराबर XC होगा, ठीक है, XA बराबर यहाँ पे XC होगा बैलेंस। अब आते हैं अगला केस जो हमारा अंडर इन्फोर्स्ड का। अंडर इन्फोर्स्ड में क्या होगा कि देखिए सिग्मा CBC, देखिए ये सिग्मा ST बाई एम है, ये सिग्मा CBC है, ये यहाँ पे अंडर इन्फोर्स्ड केस में क्या, ये फिगर के माध्यम से देखिए कि क्या हो रहा है कि अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड लेस देन दैट प्रोवाइडेड इन बैलेंस सेक्शन। पहली चीज, अंडर का मतलब ही क्या होता है, कम। नहीं भाई, कोई चीज ओवर हो गई मतलब ज्यादा हो गई, अंडर का मतलब कम हो गई। इन अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल लिमिट व्हाइल द कंक्रीट इज अंडर स्ट्रेस्ड, व्हाइल द कंक्रीट इज अंडर स्ट्रेस। मतलब अंडर इन्फोर्स्ड में क्या होता है कि स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे जल्दी पहुंच जाता है और कंक्रीट अभी अंडर स्ट्रेस्ड रहता है। तो इसका डायग्राम कुछ ये ऐसे बनेगा, तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस हमारा कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, देखिए ये आपकी दूरी XC है और न्यूट्रल एक्सिस की ये दूरी आपकी ऊपर है, XA है, तो यहाँ XC ये दूरी, देखिए मैंने XC समझाना चाह रहा हूँ, ये आप XC है जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, मैंने फिर यहाँ भी दिखा दी। इस कंडीशन में क्या होगी, जब XC यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल से, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा उसका, सिग्मा CBC यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, परमिसिबल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक्चुअल से। इसी तरह हम देखते हैं ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, इसका फिगर कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी XA इज ग्रेटर देन XC। तो पहला कंडीशन क्या होगा, XA इज ग्रेटर देन XC, और एक्चुअल सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील ज़्यादा हो जाएगा हमारा, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील ज़्यादा हो जाएगा हमारा एक्चुअल से। एक्चुअल को हमने क्या मान लिया है, TA मान लिया है, परमिसिबल को सिग्मा ST मान लिया है। तो ये हमारा एक फिगर से हमने तीनों केसेस को समझाया है, आप इसको ध्यान से फिर से देख लीजिए। ये हमारा सेक्शन है, ये बैलेंस के लिए, ये अंडर इन्फोर्स्ड, ये ओवर इन्फोर्स्ड के लिए कंडीशंस हैं। ये सिर्फ मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अभी मैं अंडर इन्फोर्स्ड और ओवर इन्फोर्स्ड को आगे ब्रीफली डिस्कस करूँगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन पे। अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन पे क्या, इन एन अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट इन बैलेंस सेक्शन। नाम ही बता रहा है अंडर का मतलब कम, बैलेंस से कम। बैलेंस को अगर हमने बेस माना है तो बैलेंस से कम क्या हो जाएगा, अंडर, और बैलेंस से जब ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर हो जाएगा, ठीक। इन अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल लिमिट व्हाइल द कंक्रीट इज अंडर स्ट्रेस्ड। ये मैंने आपको दिखाया। इसके लिए तीन कंडीशंस क्या बताई मैंने, XC इज ग्रेटर देन XA, देखिए ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, XC इज ग्रेटर देन XA दिख रहा है आपको, ठीक। सिग्मा इक्वल टू TA, सिग्मा ST बाई एम इक्वल टू TA बाई एम कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा CBC, अब इसमें देखिए सिग्मा CBC की वैल्यू CA से ज़्यादा हो जा रही है, सिग्मा CBC इज ग्रेटर देन C। ये तीन कंडीशंस हमारे किसके लिए होगी, अंडर इन्फोर्स्ड के लिए होगी, ठीक। अब अंडर इन्फोर्स्ड के लिए जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, टेंशन साइड से निकालेंगे। अंडर देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपको पता है, मैं एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है लेकिन मैं याद करने का तरीका बताऊँ। ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है, ठीक। अगर मान लीजिए बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन से कम आ रहा है तो अंडर यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ किससे T निकलेगा, MR से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो T टोटल टेंसाइल फोर्स क्या है, सिग्मा ST इंटू AST, और लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस XA/3 जो मैंने आपको पिछले दिखाई है, ठीक। अब जब ओवर की बात करेंगे कि ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन आ गया, तो इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन से निकालेंगे, यानी MRC से निकालेंगे। लेकिन कुछ बातें और हैं अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन की जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें डक्टाइल फेलियर होता है। अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, डक्टाइल फेलियर होता है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन बैलेंस सेक्शन, ठीक। इन अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन द फेलियर इज डक्टाइल बिकॉज स्टील फेल फर्स्ट। अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, स्टील पहले फेल करता है, देन कंक्रीट फेल करता है, एंड सफिशिएंट वार्निंग इन गिवन बिफोर कोलैप्स, और कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से पहले पूरी वार्निंग देता है, ठीक। थर्ड इज ड्यू टू डक्टाइल फेलियर एंड इकोनॉमी द अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन आर प्रीफर्ड। डक्टाइल फेलियर होने की वजह से और इकोनॉमिकल होने की वजह से अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब आते हैं हम अपने ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन की तरफ। ओवर इन्फोर्स्ड की सेक्शन कंडीशन देख लें, XA इज ग्रेटर देन XC जो मैंने बताया था, सिग्मा CBC इक्वल टू CA और सिग्मा ST इक्वल टू ग्रेटर देन TA। इन एन ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन
द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन द बैलेंस सेक्शन। जाहिर सी बात है कि बैलेंस से ज़्यादा जब होगा तभी तो ओवर नाम आ रहा है इसका, ओवर सेक्शन, ठीक। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टेड डाउनवर्ड। सो जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, देखिए न्यूट्रल एक्सिस क्या है, पहले यहाँ था, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी एक्स से ज़्यादा हो गया, एक्स सी कम हो गया यहाँ पे, ठीक, वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक। इन द सेक्शन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेड इट्स परमिसिबल वैल्यू वाइल स्ट्रेस इज नॉट फुली स्ट्रेस, ठीक। तो ये हमने ये कंडीशंस बता दी। तो मैंने क्या बताया कि अब अगर हमको ओवर इन्फो सेक्शन पता चल गया, एक्स और एक्सी की कंपेयर से हमको पता चल गया कि एक्स से ज़्यादा और एक्सी कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवर इन्फो सेक्शन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ओवर इन्फो जब सेक्शन हो जाएगा तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे, सी साइड से, कॉम्प्रेसिव साइड से। तो एम आर सी मतलब टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना होता है, बी इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2, और ब्रैकेट में लीवर आर्म की वैल्यू क्या है, डी माइनस एक्स ए बाई 3। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे ही हम ओवर इन्फो में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, और जब हमारा अंडर इन्फोर्स्ड आएगा तो हम ये फार्मूला निकालेंगे और हम अपना सेक्शंस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, ठीक। अब बात आती है कि कुछ कंडीशंस ओवर इन्फोर्स की क्या क्या होती हैं। तो ओवर इन्फोर्स जो कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है तो पहले बात तो ब्रिटल फेलियर होता है। क्या होता है, ब्रिटल, मतलब सडन फेल कर जाता है, उसमें कोई भी आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर कोई है और वो फेल करता है तो आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, जबकि ओवर इन्फोर्स अंडर इन्फोर्स में क्या होगा, आपको एक डक्टाइल फेलियर होता है और आपको वार्निंग मिलती है। ब्रिटल फेलियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, शीशे की ग्लास, आप अगर वो नीचे गिर गए तो तुरंत टूट जाता है, वो क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। कॉन्क्रीट इज ब्रिटल एंड इट फेल बाय क्रशिंग सडनली, मतलब मैंने मतलब जो बोला कैसे फेल करेगा, बाय क्रशिंग सडनली, क्रश कर जाएगा सडनली, ठीक। द स्टील इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस सो द सेक्शन इज वेरी अनइकोनॉमिकल। तो जनरली क्या होता है जी, ओवर इन्फो सेक्शन क्या होता है कि फुल्ली स्ट्रेस नहीं होता है स्टील, तो सबसे ज़्यादा अनइकोनॉमिकल होता है, सो जनरली नॉट प्रिफर्ड। तो इसको हम प्रिफर नहीं करते हैं, हम ओवर इन्फो सेक्शन को जल्दी प्रिफर नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सारा डिटेल कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड से कैसे निकालते हैं। 3 केसेस मैंने बताया, बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में अगर आएगा एक्स और एक्सी को कंपेयर करके तो कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब आता है कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इस कितने होंगे, कितने तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन बनता है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमको निकालना ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेसेस, मतलब क्वेश्चन में कुछ और गिवन रहेगा, हमको एक्चुअल स्ट्रेस निकालना होगा स्टील और कंक्रीट के लिए। और जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन में बनता है टू डिजाइन द सेक्शन फॉर गिवन लोडिंग, सेक्शन को डिजाइन करना होता है, मतलब सेक्शन के डिजाइन की बात आएगी तो यानी बी स्मॉल डी और एरिया ऑफ स्टील हम निकालेंगे। तो इसके अब ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सारा पोर्शन सिंगली के लिए वर्किंग स्ट्रेस से पढ़ लिया। अब इस पर हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो अब देखिए, अब हमें WSM मेथड से डिज़ाइन स्टेप्स फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग हम ये स्टेप्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 इज गिवन डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को नोट करेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड आउट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एक्सिस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम लास्ट में एनालिसिस में हमने बताया था, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। इसमें सब कुछ नोन है। बी आपका एक्चुअल डेप्थ है, सॉरी बी विड्थ ऑफ द बी में, एक्स से हमको निकालना है एक्चुअल डेप्थ, एम मॉड्यूलर रेशियो, AST एरिया ऑफ स्टील, डी इफेक्टिव डेप्थ और एक्स से आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि निकालना है। स्टेप नंबर 3 में आएंगे फाइंड आउट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम एक्सी से डिनोट करते हैं, एक्सी का फॉर्मूला होता है के इंटू डी। के जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू ये डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हम एक्से और एक्सी निकाल लेंगे तो अगला स्टेप आएगा हमारा कंपेयर करना। अगला स्टेप नंबर 4 आएगा कंपेयर करना कि एक्स से बड़ा है या एक्स से बड़ा है। कंपेयर का मतलब दोनों में कंपेयर किया जाएगा, एक्स से बड़ा होगा एक्स से, तो इसके 2 ही केस बनेंगे, या तो एक्स से बड़ा होगा या तो एक्स ही बड़ी होगा, एक्स ही बड़ा होगा। तो पहला हम केस लेते हैं कि एक्स से बड़ा है, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब ओवर, यानी अगर जैसे मैं आपको फिर से यहाँ डिज़ाइन करके बताता हूँ, अगर ये हमारा एक बीम है और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हमने बैलेंस सेक्शन मान लिया, मान लीजिए, तो ओवर यानी इसके ऊपर क्या है, कॉम्प्रेशन, मतलब
कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंशन जोन है। तो बैलेंस सेक्शन यानी ओवर आ रहा है, ओवर यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी क्या, कंक्रीट। तो MRC, C क्या है, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, LA का मतलब क्या है, लीवर आर्म। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स हमने क्या निकाला था, BXA सिग्मा CBC/2, और लीवर आर्म क्या निकाला था, D-XA/3। अगर हमारा ओवर इनफोर्स सेक्शन आ जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लगेगा। केस नंबर 2 कि अगर XC, यहाँ पे XA बड़ा था, अब यहाँ पे XC यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन यहाँ समझने की कोशिश की, अंडर यानी बैलेंस से नीचे, अंडर का मतलब ही क्या होता है, नीचे, अंडर का मतलब नीचे, नीचे नीचे की तरफ क्या यानी टेंशन, यानी ये हमारा जो ये किससे निकलेगा, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या हमारा AST इंटू सिग्मा ST, ये AST है इंटू सिग्मा ST इंटू लीवर आर्म D-XA/3। तो ये था हमारा स्टेप, डिज़ाइन स्टेप्स टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिज़ाइन स्टेप्स टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं फिर से एक बार एलोबरेट कर देता हूँ। गिवन डेटा, फिर हम XA निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर हम XC निकालेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर चौथे स्टेप में इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमारा 2 कंडीशंस बनेगी। जब XA बड़ा हो जाएगा XC से तो ओवर इन्फोर्स्ड, तो हम कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जब XC बड़ा हो जाएगा XA से तो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन, तो हम टेंशन साइड से इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हम MRT लगाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।